अमित रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं अमित आप आ रहा हूं। अमित मालवीय आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर अमित रैना मैं आ रहा हूं। अमित मालवीय जवाब दीजिए। देखिए, नहीं, आप जवाब पूछ लीजिए ना पहले। और मेरी राय में राष्ट्रवाद जो है, अमित मालवीय जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय, मैं नहीं, वो जवाब दे रहे हैं। आपको किसानों की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। राष्ट्रवाद का मतलब है कि आप नौजवानों को रोजगार दे। राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्रवाद का मतलब निरा निरी ये नहीं है एक नारा सरकार देश को खतरा है। आपकी बात का जवाब दिया जा रहा है। सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना लोग जानते हैं। और ये जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मूल समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहती है, मैं लोगों का ध्यान उस पर लाना चाहता हूं। चलिए ठीक है, अमित जवाब दीजिए आप, इसके बाद मैं आ रहा हूं। प्रफुल्ल बख्शी आ रहा हूं। मुझे जवाब दें, किसान कहां है? मुझे जवाब, अरे सर सुन लीजिए, जवाब दीजिए। अमित बोलिए, अमित मालवीय आप बोलिए। अरे आप मुझे जवाब सुन तो लीजिए। आप क्यों नहीं है? मुझे जवाब दे। सुनिए, जवाब लीजिए, आप जवाब लेना सीधे सर। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इतनी लंबी फहरिस्त अपनी उपलब्धियों की गिनाई। उस उपलब्धियों की फहरिस्त में इन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, जो जवाहरलाल नेहरू की देन है इस देश को, जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं। ना होता कश्मीर, ना होता एमनेस्टी इंटरनेशनल, और ना लगता हम पे बेंगलोर का सेडिशन का चार्ज। आपने आप सुन लीजिए त्यागी जी, अगर मेरी आवाज म्यूट कर दी गई है, सुन लीजिए, तो मेरी आवाज खोल दी जाए। सुन लीजिए, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। म्यूट तो नहीं की गई, आप सुन लीजिए, आपकी आवाज म्यूट करने पर। आपने तो हिस्ट्री पढ़ी है ना। मुझे वो नेहरू इसके जिम्मेदार हैं कि कश्मीर हमारे देश में कब उसके मिला बाद हुआ। जो मुझे डेट बता दीजिए, मैं बची खुची बड़ी हुई थी, मैं आपको ये मान रहा हूँ कश्मीर विलेज कब हुआ, ये बता दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि डिबेट चैलेंज कर रहे हैं तो सुनिए ना सर, बोलने का मौका दीजिए। मैं चैलेंज देता हूं आपको। देखो मैं डेट बताता हूं। सच इतना कड़वा लगता है कि आप बोलने नहीं देते। कश्मीर विलेज कब हुआ था? आपको सच इतना कड़वा लगता है कि आप बोलने नहीं देते। डेट बताइए मुझे। नेहरू के बाद जो बची खुची बची थी वो इंदिरा गांधी ने पूरी कर दी। उसके बाद आए राहुल गांधी, नहीं माय डियर जो जेएनयू में देश विरोधी लोगों के साथ जाके खड़े हो गए। ये है राजू त्यागी, आप सुन नहीं रहे। राजू त्यागी, लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट। यू आर नॉट लिसनिंग टू एनीवन सर। आप रिस्पॉन्ड नहीं करने दे रहे किसी को। राजू त्यागी सुनिए, आपका वक्त आएगा, आप चैलेंज भी करिएगा और सवाल भी पूछिएगा, लेकिन आप इस तरह पूरी डिबेट को डिरेल मत कीजिए। दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। राजू त्यागी, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं आपकी आवाज म्यूट करने पर। अभी तक आपकी आवाज म्यूट नहीं हुई, लेकिन आप सुन नहीं रहे। आप अपनी बात कह दीजिए, लेकिन दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। आपने पूछ लिया राजू त्यागी। अमित मालवीय बोलिए। अमित मालवीय बोलिए। Why he is telling lies? Okay, let him complete now. Let him complete now. Kashmir coming to इतना India. विचलित हो गए हैं कि ये दूसरों की आवाज को सर मेरे साथ दो पैनलिस्ट बैठे लोग, ये बात नहीं ले पाया हूं आपकी वजह से, और आप सुन रहे हैं। अमित मालवीय कंप्लीट कीजिए कि नेहरू, इंदिरा और राहुल और सोनिया आप सुन नहीं रहे। इस सुनिए, देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। धन्यवाद। सिंपल सी बात है, कश्मीर का जो मुद्दा है, जो आज हमारे देश में एक बड़ी आपदा की तरह है, इसके जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है। नेहरू जी हैं, उसके बाद जो बचा खुचा था वो इंदिरा जी ने किया, और अब इन देशद्रोही ताकतों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी बढ़ावा दे रहे हैं। बेंगलोर में जो हुआ ये क्लियर केस है सेडिशन का। बेंगलोर की पुलिस कांग्रेस के अधीन है, उन्होंने सारे दस्तावेज देखे, उसके बाद उन्होंने एमनेस्टी पे ये चार्जेस लगाए। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद एमनेस्टी पे क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, और मेरी जानकारी के हिसाब से सरकार इसको देख रही है। चलिए ठीक है, ठीक है अमित। एमनेस्टी पे कार्रवाई करने की सवाल ये है कि बार-बार ऐसा हो कर्नाटक क्यों रहा है देश में। अमित आप रहिए मेरे साथ। ओके अमित मालवीय रहिए मेरे साथ। राजू त्यागी मैं आ रहा हूं। मेरे साथ अमित रैना, रूट सिंह कश्मीर से, और प्रफुल्ल बख्शी भी है। प्रफुल्ल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं सर। अमित लेकिन सवाल ये है कि बार-बार ऐसी नौबत आ क्यों जाती है जब देश में देश में ही कश्मीर की आजादी के नारे लगने लगते हैं। देखिए, जहां तक एमनेस्टी का जो कार्यक्रम हुआ, हाँ। अगर वो एक ह्यूमन राइट इशू पे ही रहता, अमित आपके पास आ रहा हूं तो ठीक है। अमित मालवीय में आ रहा हूं, अमित रैना बोल रहे हैं। अगर वो सिर्फ ह्यूमन राइट इशू पे ही रहता तो काफी ठीक रहता कि हर किसी को आजादी है इस देश में बोलने की। मगर उस कार्यक्रम का मोटिव ह्यूमन राइट्स नहीं था, उस कार्यक्रम का मोटिव था सेडिशन। क्योंकि आपने उन 3 फैमिलीज में एक फैमिली वो थी जिन मच्छिल केस में जो इन्वॉल्व थे, आपने उनको भी विक्टिम दिखाया, हालांकि जिसमें आर्मी ने 7 ऑफिसर्स को गिल्टी ठहरा के 5 को लाइफ टर्म की सजा दी। ठीक है। उसके अलावा आज कश्मीर वादी में पीएम पैकेज को लेकर 2000 कश्मीरी पंडित वापस चले गए थे 2010 में।
2016 के दंगों के बाद उनको वापस निकाल दिया गया है और आज वो सब वापस जम्मू में है। तो आपका 8वां पलायन आज 26 साल में आपका दूसरा कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया। उसको लेकर भी एमनेस्टी ने कोई बात नहीं रखी। वहाँ पे जब बेंगलोर में एक कार्यक्रम हुआ तो कुछ कश्मीरी पंडितों ने कहा कि अभी जो कश्मीरी पंडित पलायन होकर आए हैं, वहाँ से विस्थापित होकर आए हैं, उनको भी बोलने दीजिए अपने ह्यूमन राइट्स को लेकर। उस पर भी एमनेस्टी ने उनको मना कर दिया। जहाँ तक अभी जी राजीव जी बोल रहे थे कि वो ग्राउंड पे जाकर काम करते हैं और इसलिए वो जेएनयू में जाकर पूछना चाहते थे कि क्या कारण रहे उनके एंटी इंडिया भाषण के लिए, तो मैं जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी को क्या पता चल गया, एक तो हमें वो बता दें। दूसरा, अगर यही उनका मत है तो क्या वो अलगाववादियों से भी मिलते रहते हैं जानने के लिए कि वो अलगाववादी में क्यों है, और अगर है तो क्या सोल्यूशन निकाला उन्होंने? वैलिड पॉइंट। और राजू त्यागी, मैं आपके पास आऊंगा। राजू त्यागी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। उससे पहले प्रफुल्ल बख्शी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, सवाल ये नहीं राजू त्यागी, बहुत देर हो गई, मैं आपके पास आ रहा हूं। रुकिए राजू त्यागी, रुकिए। राजीव त्यागी साहब आराम कीजिए। सिक्योरिटी मैटर। प्रफुल्ल बख्शी को है, तो जवाब देना बनता है। राजीव त्यागी साहब औरों को बोलने दीजिए, और भी हैं यहाँ पे। देखिए साहब, बात सारी ऐसी है, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है कांग्रेस और बीजेपी का, ये है नेशनल सिक्योरिटी का मामला। एमनेस्टी जो है देश के खिलाफ काम कर रही है, कई बार बैन हो चुकी है कई कंट्रीज में। इसका कार्यक्रम यही है, बाहर से उसको फंड्स आते हैं और ये कार्यक्रम करती है आप देश में सेडेशन करने की, जैसे कि अभी कर रहे थे। अब बात आ जाती है, वो चाहे कश्मीर का मुद्दा पकड़ें चाहे कोई मुद्दा पकड़ें, और जब ये कश्मीरी पंडित्स की बात आती है, कश्मीरी पंडित्स का जो केस है वो है जेनोसाइड का केस। जेनोसाइड के केस को वो ह्यूमन राइट्स का बात ही नहीं करना चाहते। ये मतलब है कितना फ्रॉड चल रहा है, और ये फ्रॉड इसलिए चल रहा है कि भारत की सरकार ने इसको होने दिया। क्यों भारत की सरकार ने होने दिया? क्योंकि हमारे यहां कोई डॉक्ट्रिन नहीं लिखी गई है, कोई पॉलिसी नहीं है इसके ऊपर। जब चीज होती है हमें पता नहीं है क्या करना है, और ये अभी भी यही बात है, हमें कुछ पता नहीं है, किसी को कोई पॉलिसी नहीं है, सब पॉलिटिकल रैलीज करते हैं, एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, बात खत्म हो जाती है। बात यहां तक नहीं रहेगी। बात चाहे लोग हरमिंदर साहब का फौज का एग्जाम्पल देते हैं, हर जगह का एग्जाम्पल देते हैं, हर जगह पॉलिसी फेलियर थी। क्यों पॉलिसी फेलियर थी? हमने इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लिखी ही नहीं। रैंड कॉर्पोरेशन ने जब बोला था हिंदुस्तान ने सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं लिखी है, ये मतलब था। और अब हमारे को ये प्रॉब्लम आती है, और भी कई संस्थाएं हैं। नहीं तो यहां पर तो एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि उनकी सरकारों ने देर से रिस्पॉन्ड किया और कोई चारा ही नहीं है। क्या ये क्रेडिट लेने का वक्त है? नहीं, ये क्रेडिट लेने का वक्त बिल्कुल नहीं है। अगर हमने सरकार ने ठीक से कदम उठाए होते, ठीक से पॉलिसी लिखी होती, तो इन सब पे मुंह बंद हो गए होते। राकेश सिन्हा, क्या यह क्रेडिट लेने का वक्त है कि जेएनयू में जो हुआ उस पर बहुत देर से कार्रवाई हुई और कांग्रेस की सरकार ने बहुत जल्दी कार्रवाई कर दी? मैं आ रहा हूं राजू त्यागी, आपको मौका मिलेगा, लेकिन दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। राकेश सिन्हा, यू रिस्पॉन्ड। क्या यह क्रेडिट लेने का वक्त है राकेश सिन्हा? देखिए नहीं, एकदम क्रेडिट लेने का वक्त नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एमनेस्टी के इशू पर हम कांग्रेस बीजेपी से ऊपर होकर डिबेट करें। मैं एमनेस्टी के इंटरनेशनल के चरित्र को यदि पर्दाफाश नहीं करेंगे तो लोगों को भ्रम बना रहेगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर बोको हरम नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो नाइजीरिया में ऑपरेट करता हो, अमास है जो फिलिस्तीन में ऑपरेट करता है। दोनों से एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है, ये पूरी दुनिया को जग जाहिर हो गया है। और भारत में वो जिहादियों के प्रवक्ता हैं। और मुझे इस बात सर, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। सर, ऐसी संस्थाओं को कैसे भारत में काम करने की इजाजत मिल जाती है सर, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर अगर वो ऐसे काम कर रहे हैं? अमित मालवीय, ये सवाल आपसे ही पूछा जाएगा और राजीव त्यागी आपसे पूछा जाएगा। देखिए 2008 से 2012 तक इसको रिन्यू नहीं करना गया है। 2012 में यूपीए सरकार ने इसको रिन्यू किया, इसको हेडक्वार्टर खोलने का मौका दिया और तब से ये कंटिन्यू कर रहा है। मुझे लगता है, इस बात से मैं सहमत हूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पर सरकार को पहले ही सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफसीआरए कैंसिल कर देना चाहिए था, क्योंकि इसका पूरी जो प्रक्रिया है कश्मीर के बारे में, कश्मीर में इन्होंने एक पहले रिपोर्ट जारी किया था 1 साल पहले, जिसमें कहा 58 ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। सारी रिपोर्ट फार्स था, गलत बयानों पर आधारित था। इन्होंने कभी बोडोस के विक्टिम का किया है ह्यूमन राइट की बात? कभी कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई सेमिनार किया है क्या? बोडो में जब वायलेंस हुआ, सैकड़ों लोग, निर्दोष लोग मारे गए, घर परिवार उजड़ गया, तब तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास समय नहीं था, ये मुद्दा नहीं था। इसलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, भारत से बैरन जवाब लेना चाहिए, इसका एफसीआरए कैंसिल कर देना चाहिए। बाद में
कोर्ट केस चलता रहेगा। और जो अभी जो खबर है उसके मुताबिक एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, लेकिन उससे पहले राजीव त्यागी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर अमित मालवीय आ रहा हूं। राजीव त्यागी, 2012 से संस्था इस देश में काम कर रही है और उस वक्त यूपीए सरकार में थी। अगर आपको इतनी दिक्कत है इस संस्था से और अगर आप कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ या किसी भी देशवासी के साथ उसी तरह से देश के साथ खड़े हैं जैसे और कोई खड़ा है, तो इस संस्था को कैसे काम करने दिया गया सर आपकी सरकार में? देखिए 2012 या 2004 से लेकर के 2012 तक इस तरह के नारे कहीं देश में लगे नहीं जिस तरह के नारे विगत 2 सालों में मोदी सरकार के टाइम पे लग रहे हैं। मैं बिल्कुल अपने आप को संबद्ध नहीं, तो मतलब नारे लगेगी तभी सरकार काम करेगी सर। कहना चाहूंगा नारे लगेंगे तभी सरकार काम करेगी। आपकी आईबी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एजेंसीज वो क्या काम करती है संस्थाओं के बारे में? तब भाई एक बात बताइए, हमारी आईबी, हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स, देखिए हमारी आईबी और हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट निश्चित रूप से वर्तमान सरकार के पास, गृह मंत्रालय के पास होंगी। उनको जांच कर ले सरकार। मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा सर, मैं उनसे पूछूंगा। बिल्कुल आपका सवाल सही है, बिल्कुल आपका सवाल सही है। मैं अमित मालवीय से सवाल पूछूंगा, लेकिन आप भी इसके बराबर के जिम्मेदार हैं। अब कंप्लीट कर दूं, हमको जिम्मेदार नहीं है। 2014 से 2016 तक मोदी सरकार है, लेकिन 2012 से मोदी सरकार है, तो आपने नया सरकार आंकड़ा को दिया। निश्चित रूप से मोदी सरकार को भी अगर आप कहने लगे 2014 कहा है मैंने, माय डियर फ्रेंड, टेप रिवर्स कर लीजिए, सुन लीजिए 2014 कहा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा गौरव जी, आज सरकार से हम ये आग्रह करते हैं कि सरकार 2016 में जो नारे लगे हैं इसके आधार पर जांच करे। 2014 से 16 के बीच में तो एमएसटी सरकार सर आपकी है। अब ये पहली बार नारे लगे हैं। तो सरकार आपकी है और सरकार कार्रवाई करे। कर्नाटक में तो आपकी सरकार है। कहीं भी कर्नाटक भाजपा को दे दिया क्या? सरकार जो है, देखिए कर्नाटक में तो सरकार आपकी है। अभी तक क्या किया आपने? देश की सरकार इस तरह के निर्णय लेती है। कर्नाटक में क्या किया सर आपने? और मेरे साथ प्रेम जैन बेंगलुरु से हैं, वो बता रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी किसकी है। प्रेम जैन बताइए, वो यूनिवर्सिटी किसकी है, कौन सा मिनिस्टर है, कांग्रेस से क्या कनेक्शन है, जरा बताइए जल्दी। मैं आ रहा हूं। प्रेम जैन बताइए जरा, प्रेम जैन बताइए जरा इनको। प्रेम जैन बोलिए। मैं जवाब देता हूं, मैं आ रहा हूं, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। बीच में बोलूंगा बुरा लगेगा। नहीं, आप जवाब दीजिए। प्रेम जैन से मैं पूछ लेता हूं, मेरा जवाब आप जवाब दीजिए। प्रेम जैन जल्दी से बताइए उस कॉलेज के बारे में। किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने का अधिकार है, लेकिन नहीं है, लेकिन अगर कोई नारे लगाता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही काम करने का अधिकार नहीं है, देश के खिलाफ नारे लगाने का अधिकार नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि नारे ना लगाए और देशद्रोही काम करता रहे तो चलेगा? निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी, आप करेंगे। राजीव जी, आप ऐसी बात कह रहे हैं कि देशद्रोही नारे ना चलाए और देशद्रोही विद्रोही काम करता रहे तो चलेगा, आपका कहना ये है। और आपने कहा 2014 ये जेएनयू की समस्या, जेएनयू में जो हुआ उसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई करी? अगर केंद्र, आप मानते हैं कि जेएनयू में जो हुआ वो गलत हुआ और बैन करने का सब्जेक्ट केंद्र सरकार का है सर, जेएनयू में जो हुआ अगर वो गलत हुआ तो राहुल गांधी करने क्या गए थे? एक मिनट आप प्रेस करते हैं अगर सरकार कैंसिल करती लाइसेंस तो अमित मालवीय के पास जाऊंगा मैं। अमित मालवीय, सरकार क्या करेगी अब? गौरव, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल अमित मालवीय सरकार क्या करेगी? इन्होंने तो नहीं किया, इन्होंने तो नहीं किया, इन्होंने तो नहीं किया। अमित मालवीय, आपने गौरव, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। प्रेमजन में आ रहा हूं, अमित मालवीय। गौरव, सरकार से हाँ, पूछ रहा हूं, मैं वही पूछ रहा हूं।